संवाद में आज हम चर्चा करेंगे G7 कंट्रीज का जो मीटिंग कनाडा में होने जा रही है 15 से 17 जून के बीच में, उसे में भारत को क्यों नहीं बुलाया गया है। भारत ये दावा कर रहा है कि उसकी चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। जो क्राइटेरिया है वो एडवांस इकोनॉमीज जो है उनको बुलाया जाता है जो कुछ वैल्यूज को शेयर करते हैं। कौन सी वैल्यूज को शेयर करते हैं उसमें डेमोक्रेसी भी आता है और लिबरलिज्म प्लुरलिज्म सब कुछ आता है। हालांकि जो देश इकट्ठे हो रहे हैं उसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, और हम ये देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में 4 लाख लोग मारे गए। इनकी शेयर्ड वैल्यूज जो है वो कहाँ चली गई। ये तो मतलब एक तरीके का खोखलापन है G7 कंट्रीज की जो शेयर्ड वैल्यूज हैं उनका। लेकिन असल में ये बहुत अटपटा इसलिए लग रहा है कि या तो ऐसा होता कि आज तक कभी बुलाया नहीं जाता, क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो केवल एडवांस कंट्रीज को बुला रहे हैं और आप जो है एडवांस अभी तक हुए नहीं हैं और ग्रोइंग इकोनॉमी है आप। लेकिन इसी मीटिंग के अंदर जब मैक्सिको को बुलाया गया, ब्राजील को बुलाया गया या यूक्रेन तक को बुला लिया गया, तो फिर इसके बाद में ना बुलाना भारत को ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है और चिंताजनक है, और देश को किस मुकाम पर ले जाकर के मोदी जी ने पहुंचा दिया है वो ये भी दर्शाता है। दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये 73 के अंदर जो ओपेक ने एक ऑयल एम्बार्गो डाला था, उसके बाद में 75 के अंदर शुरू हुआ, तब से हर साल इसकी मीटिंग होती है और कम से कम 21 से लेकर के 24 तक लगातार भारत को उसके अंदर बुलाया गया। फिर यह है कि क्योंकि जापान ने बुला लिया, कभी जर्मनी ने बुला लिया। इस बार जो है क्या कनाडा ने फुट डाउन कर दिया है। हरदीप सिंह निज्जर का जो पूरा केस है कि भारत सरकार के जासूसों ने जाकर के वहां पर उसकी हत्या की, इस कारण से तनाव खराब जो हुए, संबंध खराब हुए, क्या है मामला, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका आपका मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ में प्रोफेसर A.K. पाशा जी हैं। वो जो है वैश्विक जो एनालिटिकल एक एनालिसिस है उनका, विशेष तौर पर वेस्ट एशिया का, उसके वो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ में अजय पटनायक साहब हैं। उन्होंने अभी JNU से लगातार वो रशिया और उसके आसपास के देशों का उनका एक्सपर्टाइज है। हमारे साथ में फिरोज मीठी बोरवाला हैं। हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर A.K. पटनायक साहब, मैं तिवारी जी आपके पास आता हूँ। ये बताइए, पूरा का पूरा पहलगाम हुआ, सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया के अंदर चला गया, उसके बाद भी ये दुर्गति है। अब इनविटेशन नहीं मिला तो आप कहिए कि हमको इनविटेशन नहीं चाहिए, तो भाई फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जाए। फॉरेन पॉलिसी जो है, जयशंकर जो है उनको बयान दे देना चाहिए कि हमको नहीं चाहिए। जैसे एक समय में उन्होंने एक तरीके का चैलेंज किया था, जब हमने रूस से हमने लिया था, ऑयल लिया था, और जब बड़ी नाराजगी प्रकट की थी अमेरिका ने और तमाम से देशों ने, तो उन्होंने कहा था कि हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हम लेंगे। तो फिर ये बात बोल देना चाहिए। और फिर ये जब बात चल रही है इस देश के अंदर कि भाई पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो, तो उसके अंदर बुला ले और कहे कि वी रिजेक्ट G7, हम G20 को आगे बढ़ाएंगे, हम ब्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। लेकिन इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। मोदी जी तो पीछे लगे रहते हैं ट्रम्प बाबा के, और बच्चे खिलाते हैं जो है उसके एलान मस्क के, और वो ये कहता है कि मैं तो अपनी वो भी नहीं लगाऊंगा इंडस्ट्री यहाँ पर, एप्पल का भी नहीं करूंगा, फिर JD वैंस के बच्चे खिलाते हैं। तो सवाल ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? जी सर, देखिए, संकट यहाँ भारत का नहीं है, संकट भारत के नेतृत्व से है। ये इनका फर्जीवाड़ा, हमारा जो सिर्फ नेतृत्व है, इसका फर्जीवाड़ा अब खुल करके सामने आ गया है। देश में भी आ गया है और दुनिया में भी आ गया है। ये सब लोग समझ गए हैं, दुनिया के पैमाने पर भी लोग समझ गए हैं कि ये जो नेतृत्व है, ये भारत के और भारत की जनता के संवेदना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये निहायत अविश्वसनीय है। अपने देश में भी अविश्वसनीय है और दुनिया में भी अविश्वसनीय है।
ये आदमी जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है अब वो किसी को पता नहीं चलता है कि आने वाले दिनों में उसका क्या करने वाला है। यही फल ये हुआ है कि इनका वो जो बिजनेस माइंड है कि अब तक ये 88 देशों की यात्रा किए हैं, और 88 देशों में ये जहां जहां पे अपना गए हैं, उन्होंने देश के हित के लिए या देश के संबंधों को अपना कैसे विकास होगा या हमारा हित कैसे होगा, इस पर उन्होंने बात नहीं किया है। ये जहां भी गए हैं अपने चंद कारपोरेट का बिजनेस बढ़ाने के लिए गए हैं, वहां काम किए, वहां बात की है। तो जो दुनिया के पैमाने पर जो लोग लीड करते हैं, चीजों को डील करते हैं, तो इतनी छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान उनका जाएगा ही जाएगा। और जो आदमी एक निमंत्रण लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए इनका विदेश मंत्री महीने भर वहां कैंप कर जाता है, और उसके बावजूद उसको दुत्कार करके भगा दिया जाता है, और यहाँ उसका पोस्ट किया जाता है कि तो भारत का अपमान हो गया। जबकि उसने स्पष्ट मैसेज दिया कि भारत का अपमान नहीं है, हम भारत का प्रतिनिधित्व कराएंगे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री मोदी नहीं आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके की बातें ये जब जा हो जाती हो, और उसके बाद एक छोटी सी घटना, पहलगांव का इतना डील मारते थे हम पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और इस छोटी सी घटना में भी इनकी औकात हैसियत आज तक नहीं हो रही है कि ये घोषित अपना कर पाए इन्होंने युद्ध किया कि नहीं किया। और अगर युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध की घोषणा ही नहीं हुई, तो सीज फायर कैसे हुआ? सीज फायर का क्या मतलब बनता है? तो इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी जो आदमी नहीं डील कर पा रहा है, छोटी बातों को नहीं डील कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि G7 में इनका क्या उपयोग है? इनको क्यों बुलाया जाए, इनको क्यों बोझा किया जाए? वो सारे लोग समझ रहे हैं कि अगर ये यहाँ आएंगे तो ये जब भी मौका पाते हैं तो गले चिपट करके यही कहेंगे कि इनका मुकदमा वापस ले लीजिए, हमारे गृह मंत्री का मुकदमा वापस ले लीजिए, हमारे कारपोरेट का मुकदमा वापस ले लीजिए। देश का तो प्रतिनिधित्व करते नहीं है। तो निश्चित रूप से अभी दुनिया के पैमाने पर इनकी पोल पट्टी खुल रही है, और इनको तो कोई नहीं चाह रहा है। कोई भी ग्रुप आप उठा करके देख लीजिए, ये रूस भी इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, चीन भी इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, पाकिस्तान इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, G7 इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, ये 20 इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, ब्रिक्स इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये संकट अब तो भारत को सोचना पड़ेगा कि भारत अपनी मान मर्यादा, अपना सम्मान, अपनी विश्वसनीयता कैसे बचा के रख पाएगा। और जाहिर सी बात है कि इस नेतृत्व के हाथ में तो भारत को अपमानित होना ही पड़ेगा, और भारत की जनता को भी इसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। के पास मैं आता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या G7 के अगर ऑफर आता है तो रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्या भारत तो कोशिश कर ही रहा होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद अगर आप यहाँ का गोदी मीडिया सर्वे करें तो बहुत आलीशान से उन्होंने कहा कि हमारा जानी दुश्मन चला गया और नया प्रधानमंत्री कार्नी आए हैं और इंडियन ओरिजिन वुमन फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, और भारत के चीन कनाडा के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे बोल के बहुत सारा लंबा चौड़ा बयान देते रहे टेलीविजन में कि अब खालिस्तानी मामला को नई गवर्नमेंट जो है इसको कुचल देगी और भारत के साथ कोऑपरेट करेगी वगैरह वगैरह बोल के। तो अब असलियत सामने आ रही है कि ये जो मोदी साहब हर जगह जाके स्टेडियम में एनआरआई को जो एड्रेस करते हैं बहरीन में, सऊदी में, और वहाँ के लीडर्स से जो प्राइज और अवार्ड्स लेते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा कनाडा में? वहां तो नारेबाजी होगी मोदी के खिलाफ, मोदी जाओ वापस जाओ बोल के, और वहां सड़कों पे लोग आएंगे उनके खिलाफ, सिख हो या दूसरे भी जो नाराज हैं। तो ये इनका जो है पूरा टीवी पिक्चर जो है लोगों से, लीडरों से हक करना, गले मिलना, सब वो चौपट हो जाएगा। तो ये जो है पूरा कार्यक्रम जो है इनके फेवर में नहीं जाएगा। अगर निमंत्रण आखिरी 2 घंटे पहले भी देंगे, अगर ये वहां जाने का सोच भी जाएंगे तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। ऑलरेडी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लेके इसे मोदी के खिलाफ महिलाएं कई स्टेट्स में नारेबाजी कर रहे हैं कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के।
तो ये जो है रिफ्लेक्शन है फेलियर ऑफ मोदी फॉरेन पॉलिसी। जयशंकर इज ए डिजास्टर, ही इज इनकॉम्पिटेंट, और उसको जितना जल्दी हो सके अजीत डोभाल और जयशंकर को हटाना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। क्या हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो अमेरिका को बोलते हैं जी वो जी क्या हमारा दोस्त है या दुश्मन है? सैंक्शंस डालता है हमारी कंपनीज के ऊपर, चाहे वो रूस से तेल लेते हो या कंप्यूटर पार्ट्स सप्लाई करते हैं। तो ये जी जो है जैसे अजय पटनायक साहब ने कहा, ब्रिक्स ही हमारा फ्यूचर है, रूस ही हमारा ऑल वेदर ड्यूरेबल फ्रेंड है, उसको हम कमजोर कर रहे हैं दोस्ती को, उसको बढ़ाना चाहिए और ब्रिक्स में लगातार उसको कोशिश करके मजबूत करना चाहिए। अमेरिका और फ्रांस और यूरोप को जो है G7 मेरे ख्याल से इतना महत्वपूर्ण दर्जा उनको नहीं देना चाहिए, निमंत्रण आया भी तो। जी। बहुत शुक्रिया आपका पाशा जी। मैं फिर आता हूँ अजय पटनायक साहब के पास में। मेरा यही सवाल है कि अगर क्या करे, जो स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें कह दें कि हमको नहीं चाहिए G7 का, और हम तो ब्रिक्स के साथ में खड़े हैं, इतनी हिम्मत है? क्योंकि ये तो अभी अमेरिका तो ऐसा कह रहा है कि जो ब्रिक्स के अंदर दिखलाई पड़ेगा उसको जो कहते हैं ना सूट एंड साइट कर देंगे, और जो करेंसी की बात करेगा तो उसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये तो घबराया हुआ है, ये डरा हुआ प्रधानमंत्री है, तो इसका अंदर इतनी हिम्मत हो पाएगी क्या? और ये जो बदलने की बात चल रही है कि डाबोल जो है और जयशंकर उनको बदल दो, आखिरकार आपको क्या लगता है ये दोनों पॉलिसी तय कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं? जी पटनायक साहब। देखिए, पॉलिसी और कहीं से तय हो रहा है इस देश में? कौन सा संगठन तय कर रहा है आप जानते हैं? बहुत सारी चीजें है, मुखौटे बहुत हैं हमारे देश में, बट वो इशू नहीं है। इशू ये है स्पेशल सेशन अगर अपोजिशन ग्रुप चाहते हैं बुला के डिस्कस। इससे कंटिन्यू करिए, यही सवाल है मेरा, क्या करना चाहिए? स्पेशल सेशन के अंदर स्पेशल रिजेक्ट कर देना सेशन चाहिए बुला G7 के का? स्पेशल सेशन नहीं बुलाएगा वो, और स्पेशल सेशन बुलाकर वो ट्रम्प को धमकी देगा, वो तो होने वाला नहीं है। ये चारों के चारों फंस गए। सिर्फ डोवल और जयशंकर को निकालने की बात नहीं, एक्चुअली अमित शाह मोदी को निकालने की बात हमको करनी चाहिए। ये टोटली कॉम्प्रोमाइज ब्लैकमेल हो रहे ट्रम्प से। दूसरी जो खतरे की घंटी है, मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगा कि ये साल के पहले हाफ में पुतिन को मोदी ने निमंत्रण दिया था कि पुतिन भारत में आने वाले, उसकी कोई खबर नहीं है, कुछ सूचना नहीं है, कुछ पता नहीं है कि रशिया के प्रेसिडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। और उसके साथ आप देखें कि शहबाज शरीफ जाते हैं रशिया और $2.4 बिलियन की एक सिक्योरिटी डील साइन करके आते हैं। रशिया और पाकिस्तान में आज एक सिक्योरिटी डील साइन हो चुकी है, विच आई बिलीव इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। आई टेल यू व्हाई। कि जैसे चीन और भारत के बीच में जो गालवान को लेकर जो सॉल्यूशन लाया वो पुतिन ने लाया था। उसने कभी क्लेम नहीं किया ट्रम्प की तरीके से 13 बार बोल के। पुतिन के बिना चाइना और इंडिया के अंदर जो फाइनल बॉर्डर के सॉल्यूशन आया ब्रिक्स के पहले, पुतिन ने चुपचाप वो काम कर दिया। मेरा वापस बोलना है कि आज भारत और पाकिस्तान में वो लीडरशिप है ही नहीं, विजन लीडरशिप, जो दोनों बैठकर इसको हल कर सके। वी विल नीड अ फ्रेंड लाइक रशिया टू एक्चुअली नाउ सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना पे हम पे भरोसा नहीं है, मगर रशिया पे जरूर भरोसा है। तो मैं तो मानता हूं कि अगर रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान का एक इक्वेशन बनता है शांघाई कोऑपरेशन के छत के भीतर, तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आ सकता है जो ब्रिक्स और एससीओ के दिशा में जाएगा। जहां तक G7 है, इट इज अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पटनायक जी बोले, उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। और इस बार उनकी और एक बात सही है कि इस बार वो बहुत ही यूक्रेन सेंट्रिक होने वाला है, मगर उसमें साउथ अफ्रीका और ब्राजील है, क्योंकि उन्होंने एक अलग भूमिका ली है। खास करके ब्राजील ने एक एंटी और रशिया के खिलाफ की भूमिका ली है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में सुनीलम जी आप सही बोले कि मोदी की वो औकात ही नहीं है। ही इज नॉट अ नेहरू और इंदिरा गांधी, ही डजंट हैव दैट स्टैंडिंग, वो है ही नहीं उसमें बात। और इसलिए ये अभी जन संगठनों में, राजनीतिक दलों में ये सब बातें लेके जानी होगी कि विदेश नीति कोई दूर की बात नहीं भाई, ये घर की बात है। और ये ऑपरेशन पहलगाम, सिंदूर, वो सब देखकर हम लोग समझ आ गए कि हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपका अंतिम टिप्पणी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी आपकी। ये बताइए कि जब वहां पर है, जब वहां ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, और ये दोनों देश तो कम से कम भारत के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, ब्रिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को जो है कुछ वहां पर एडवोकेसी नहीं करनी चाहिए थी कि भाई कुछ तो सोचो आप भारत का?
और मोदी जी के लिए जो फोटो अपॉर्चुनिटी है, तो वो तो कह रहे हैं कि पाशा जी बिगड़ जाती पूरी, नारे वारे लगते। तो भाई लोकतंत्र है कनाडा में, नारे तो लगते ही रहते हैं, है ना। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो एक साइकिल से भी घूमता है, और मंदिरों के अंदर वहाँ लोग बताते हैं कि गुरुद्वारों की लाइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है वैसे जैसे लोगों का लंगर के लिए वैसे ही लाइन में लगते रहते हैं जैसे कि आम आदमी लगता है। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध होगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या कहेंगे आप? अंतिम टिप्पणी आपकी सर समाप्त यहाँ कीजिए। संकट ये है, सर यहाँ संकट ये है कि अभी हमारी भारत सरकार के जो हमारे मंत्री लोग हैं, जो हमारी सरकार है, ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते हैं। इनमें वह क्षमता ही नहीं है कि एक किसी चीज को लीड कर सके। जब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री घूमता है तो हमारे विदेश मंत्री का मतलब क्या होता है, और हमारी विदेश नीति क्या है, क्या हमारी पहले रही है, उसका कहीं से आज तक कोई खंडन नहीं हुआ। और जो हमारी स्थापित विदेश नीति थी उस पर एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा भारत विश्वसनीय विदेश नीति है, हमारा जो वो है, हमारी विश्वसनीयता ये सबसे बड़ी चीज है, और आज की तारीख में वही गायब हो गई है। तो ऐसी हालत में इस नेतृत्व से तो हम कोई विश्वास ही नहीं कर सकते। पूरे दुनिया के पैमाने पर 13 साल तक प्रधानमंत्री घूमते रहे, और एक तो मामला फंसा पाकिस्तान से, एक द्वंद हुआ, तो हमारे देश के जो छटे हुए निकलुआ लोग हैं, जिनके देश में भी कोई सम्मान नहीं है, हेट स्पीच वाले लोग, ये लोग जाकर के दुनिया को समझा रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो संकट यहाँ ये फंस गया है कि हमारा नेतृत्व हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर पा रहा है, और जब तक इसका परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। दुनिया में आज की तारीख में भी भारत का सम्मान है, लेकिन भारत का जो लोग प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं वो इस योग्य नहीं है। इस बात को पूरी दुनिया समझ गई है, और देश भी चूंकि समझ रहा है, लेकिन आप जनतांत्रिक प्रक्रिया है, ये जैसे भी हो, अब ये लोग चुन के आ गए हैं। जब तक इनका कोई विकल्प नहीं आता तब तक तो झेलना पड़ेगा, देश को झेलना पड़ेगा और ये दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। आप भी डॉक्टर साहब कमाल की बातें करते हैं। अब मोदी जी ने पूरे 7 मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन भिजवा दिए, बता दिया कि मेरे साथ में पूरा अपोजिशन भी खड़ा है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। एनीवे, हमारा समय समाप्त हो गया है। मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से भारत की जो विदेश नीति है ये पूरी तरीके से विफल कर दी गई है। इतना एक फ्लॉप कर दिया गया है कि कोई भी देश पहलगाम के बाद में भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के बाद में भी जाने के बाद में कम से कम कुछ साख बढ़नी चाहिए थी। उसकी जगह पर यह हुआ कि G7 का जो है उस मीटिंग का निमंत्रण भी नहीं मिला। पूरी दुनिया में भारत अलग थलग पड़ता जा रहा है। ये पूरा राष्ट्र के लिए चिंता का मसला है जी। सिर्फ इजराइल खड़ा था भारत के हक में। हाँ, तो बस अकेला इजराइल खड़ा है। मतलब इतना आप जी आप समझ सकते हैं कि इजराइल जिसने 4 लाख लोगों की नरसंहार कर दिया है वो साथ में खड़ा है, और दुनिया के अंदर जो लोग तमाम मानव अधिकार और डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म की बात करते हैं वो सब भारत के साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कल ही खुल चुकी है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। फिरोज मिटी बोरवाला जी, प्रोफेसर A.K. पाशा जी, डॉक्टर आनंद